हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमको एजुकेशन। मैं शिवानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मुगल डायनेस्टी में बादशाह अकबर द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में कि जो एम्परर अकबर थे उन्होंने कितने युद्धों को लड़ा और फिर बाद में उनका क्या रिजल्ट निकला। देखिए, ज़्यादातर जो उनकी बैटल्स थी उसको लीड करने वाले या तो मान सिंह हुआ करते थे जो राजपूत रूलर थे, या फिर आशफ खान हुआ करते थे। दोनों ही बहुत ही कॉम्पिटेंट रूलर थे जो अकबर की ज़्यादातर आर्मी को लीड करते थे, और ज़्यादातर वो जो बैटल्स उनके द्वारा लड़ी गई हैं वो ज़्यादातर वो जीते ही हैं। तो अकबर ने अपनी लाइफ में बहुत सारी बैटल्स को लड़ा है। देखिए, एक जो पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि अकबर महान शासक था या नहीं था। ऐसा बोलते हैं ना, अकबर द ग्रेट। तो देखिए, हो सकता है कि बहुत सारे जो हिस्टोरियन हैं उन्होंने जब इनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स हैं उनको देखा, उनके सिस्टम को देखा, तो हो सकता है ये महान है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव से जो सिस्टम था वो वाकई में इनका बहुत अच्छा था। लेकिन जिस तरह की जो बैटल्स होती है, तो अकबर तो क्या, मेरी नज़रों में तो मुझे नहीं लगता कोई पूरी तरह से यहाँ पर कभी परफेक्ट हो भी पाया है, चाहे वो हिंदू रूलर रहा हो चाहे वो मुस्लिम रूलर रहा हो। क्योंकि कहीं ना कहीं सब अपने एम्पायर को, सबके अंदर वही एक पॉलिसी थी, जो उनकी मेन पॉलिसी थी वो थी एक्सपेंशन की। तो यहाँ पर जो अकबर होता है वो भी कुछ और अलग काम नहीं करता है, बल्कि वो भी इसी पॉलिसी को अपनाता है एक्सपेंशन की। और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर पूरा लड़ाई झगड़ा भी किया जाता है, और जहाँ पर कोई चीज़ पीसफुली सही की जा सकती है उसको पीसफुली सही करने की भी कोशिश करता है, जैसे कि बाकी जो और अच्छे रूलर्स हैं वो करते हैं। तो हम कहेंगे मुगल डायनेस्टी में जो एक अच्छा जो रूलर हमें देखने के लिए मिलते हैं मुगल के अंदर, तो उसमें अगर सबसे अच्छे की बात की जाए तो वो अकबर ही है। तो आज मैं आपको इनके द्वारा जितनी भी जो कैंपेन्स थी, कौन कौन सी कैंपेन को लीड किया और कितनी सारी जो बैटल्स है उनमें वो जीते, कहाँ कहाँ पर अटैक किए, वो सारी मैं आपको एक एक करके सब जो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं इस मैप को। ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस समय जब बिल्कुल मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, तो सबसे पहले जो नज़र थी भारत पर वो बाबर की पड़ी थी। बाबर यहाँ से काबुल से होता हुआ आया था, जो काबुल पर वो अपना रूल कर रहा था, क्योंकि सेंट्रल एशिया से वो बार बार अटैक करने की कोशिश करता था जो फरकना वैली है उसके आसपास, लेकिन वहाँ पर उसका जो रूल था वो स्टैब्लिश हो ही नहीं पा रहा था। समरकंद में वो जैसे ही, समरकंद पर उसने 2 बार अटैक करने की कोशिश करी थी बाबर ने, लेकिन जो उसका रूल था वो वहाँ पर स्टैब्लिश हो ही नहीं पाता था। तो इसीलिए वो काबुल आ गया था, और काबुल पर जैसे ही आया तो उसको इनविटेशन मिलता है इंडिया की साइड से कि आप भारत में आओ और जो लोधी डायनेस्टी है उसको ख़त्म करो। धीरे धीरे वो अपने जो पैर है वो लाहौर तक रखता है, फिर पंजाब तक रखता है, और फिर दिल्ली तक को भी जीत लेता है। तो बाबर भी अच्छा खासा एक हम कहेंगे एरिया इनके लिए छोड़ के गया था, जिसको आगे चल के हुमायूं संभालता है। और हुमायूं फिर ये जो भी छोटी छोटी जगह होती है, कलंजर फोर्ट होता है, इधर गुजरात होता है, बंगाल होता है, ठीक है, यहाँ पर जगह जगह अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन बाद में देखिए रिजल्ट ये आता है कि जब शेर खान आता है, शेर शाह सूरी डायनेस्टी से, तो यहाँ पर जो हुमायूं होता है उसको वो बाहर भारत से खदेड़ देता है, और अब फिर से वापस जो रूल आ जाता है, फिर से जो अफगानियों का रूल आ जाता है पूरे 15 सालों तक के लिए। और हुमायूं 15 साल बाद फिर एक पूरी तरह से आर्मी को तैयार करके फिर भारत में लौटता है, जब उसको पता चलता है कि जो शेर शाह है उसकी डेथ हो चुकी है, और अब जो वहाँ पर रूलर है वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है कि वो अब हुमायूं को रोक सके। तो हुमायूं इसी बात का फ़ायदा उठाता है और वापस से फिर भारत में आता है, और फिर से एक बार अफगानी रूलर्स को, या हम कहेंगे अफगान डायनेस्टी को हटा के वो फिर से मुगल डायनेस्टी की फॉर्मेशन यहाँ पर करता है। जैसे ही यहाँ पर हुमायूं आता है तो वो ज़्यादा टाइम तक यहाँ टिक नहीं पाता है, सिर्फ ज़्यादा 5 या 6 महीने वो जिंदा रहता है। उसके बाद जो उसकी डेथ हो जाती है, लाइब्रेरी में सीढ़ियों के गिरने से उसकी डेथ हो जाती है। अब उस समय जो अकबर की जो एज होती है वो मात्र सिर्फ 13 साल होती है। 13 साल की उम्र में ही वो अपना पहला बैटल को लड़ता है, जिसे हम बोलते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। और इस बैटल में अकबर की जो फाइट थी वो हुई थी हेमू के साथ। हेमू कौन था? अकबर जो अफगान की जो आर्मी थी उस समय, वो उसी को लीड करता था। और जैसे ही उसको पता चला था कि जो हुमायूं है उसकी डेथ हो गई है, तो उसने क्या सोचा कि अब जो उसका बेटा है अकबर, वो 13 साल का ही है, क्या कर लेगा, अब इसी बात का फ़ायदा मैं उठाता हूँ और वापस से दिल्ली के जो थ्रोन है उसको कैप्चर कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसके इस मंसूबे को फेल कर देता है बैरम खान। बैरम खान एक बहुत ही ट्रस्टेड जनरल होता है हुमायूं का, जो आगे चल के अकबर को संभालता है और अकबर का कोरोनेशन भी करता है, जिसमें वो डिक्लेयर करता है कि अगला किंग कौन होगा, अकबर होगा, हुमायूं का बेटा अकबर होगा। तो यहाँ पर जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है अकबर और हेमू के बीच में, उस बैटल को लीड करता है अकबर की तरफ से बैरम खान। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा बता दिया। ये जो आप येलो पार्ट देख रहे हैं ये सारा पार्ट वो है जो आगे चल के जो अकबर है वो जीत लेता है, पूरा गुजरात बंगाल सब ये अकबर के पास आ जाता है। फिर आप जो ऑरेंज वाला पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट वो है जिसको औरंगजेब कैप्चर करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। बहुत सारे जो कैंपेन्स होते हैं वो अकबर के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले वो जो अटैक करते हैं वो मालवा पर करते हैं, और उस समय जो मालवा के रूलर होते हैं वो होते हैं बाज बहादुर। यहाँ पर मुगल जनरल जिनको वो लड़ने के लिए भेजते हैं वो होते हैं आदम खान और पीर मोहम्मद। फिर 1564 पे वो गोंडवाना पे अटैक करते हैं, और यहाँ पर एक बहुत छोटा बच्चा होता है जिसको यहाँ पर राजगद्दी में बैठाया जाता है दुर्गावती के थ्रू, ठीक है, दुर्गावती का बेटा होता है ये। और यहाँ पर लीड करते हैं मुगल जनरल की साइड से आशफ खान।
1562 में आमिर पर अटैक किया जाता है, मतलब कैंपेन चलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई बैटल नहीं होती कि जो राजा बहारमल होते हैं वो ट्रीटी कर लेते हैं, एक तरह से पॉलिटिकल अलायंस बना लेते हैं। कैसे? मैट्रिमोनियल अलायंस बोलेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी बेटी की शादी कर देते हैं अकबर से। फिर 1562 में मेहता जहाँ जयमाल, ठीक है, और यहाँ पर फिर मुगल जनरल कौन लीड करते हैं? मिर्ज़ा। 1568 में मेवाड़ पर अटैक करते हैं और यहाँ के रूलर होते हैं उस समय उदय सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर अकबर की इनसे काफ़ी मतलब बैटल होती है, कह सकते हैं कि ये जो बैटल थी ये इस तरह की बैटल होती है जो उदय सिंह के साथ होती है, महाराणा प्रताप के साथ होती है, जहाँ पर अकबर को हम कहेंगे कि अकबर की भी यहाँ पर हालत ख़राब हो जाती है। उसके लिए यहाँ पर जीतना कोई ईजी नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करता है वो यहाँ पर। 1569 में रणथंभौर पर अटैक करता है, जहाँ पर सूरजन राय हड्डा होता है, और ये जो बैटल होती है अकबर और भगवान दास दोनों इसको लीड करते हैं। 1569 में कलिंजर पे, जहाँ पर रामचंद्र का रूल होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये और अपनी जो आगे की जो बैटल्स हैं उनको करता है। फिर गुजरात में, बंगाल बिहार में, ठीक है, ये दाऊद खान बार बार बंगाल बिहार में बार बार अपने जो अपराइजिंग है वो शुरू कर देता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये कुछ 74 से 77 तक ये जो कैंपेन है ये अकबर चला के रखता है, ठीक है। लीड करने वाला कौन था यहाँ पर? मुनीम खान था। आगे चल के बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है। कहते हैं कि ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल रही है अकबर की लाइफ में, क्योंकि ये बैटल हुई थी महाराणा प्रताप के साथ, ठीक है। ये राजपूत रूलर थे, हम सभी जानते हैं इनको। मान सिंह और आशफ खान दोनों ने मिलकर इसको अकबर के साथ लीड किया था बैटल ऑफ हल्दी घाटी को। कहते हैं 4 घंटे की वॉर थी ये, पूरी जो बैटल थी 4 घंटे की थी, और हल्दी घाटी यहाँ पर पूरी तरह से हम कहेंगे खून से लाल हो गई थी। उसके बाद 1581 में काबुल, जहाँ पर हकीम जो मिर्ज़ा थे वो रूल कर रहे थे, यहाँ पर अकबर और मानसिंह दोनों के दोनों यहाँ पर अटैक करते हैं। फिर सिंध में, उसके बाद कश्मीर। कश्मीर में जो याकूब खान था ये बार बार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, बार बार यहाँ पर कुछ ना कुछ दंगा कर दिया करता था। तो भगवान दास यहाँ पर लीड करते हैं, और यहीं पर ही कश्मीर में ही जो अकबर का बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं बीरबल, उनकी भी यहीं पर ही मृत्यु हो जाती है कश्मीर में इस कैंपेन के दौरान ही। उसके बाद अहमदनगर में होता है। अहमदनगर में जहाँ पर बहादुर निज़ाम शाह की जो चाची होती हैं चांद बीवी, ठीक है, वो यहाँ पर बहादुर शाह निज़ाम को एक तरह से अपना अगला वारिस घोषित करके वो खुद यहाँ पर रूल कर रही होती हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है जो बहादुर निज़ाम शाह होता है। उसके बाद यहाँ पर लीड करते हैं अबुल रहीम खान खाना। अब एक एक करके जो इंपॉर्टेंट बैटल्स थी मैं आपको उनकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ पढ़ाऊंगी। तो जैसे कि मैंने कहा, जो पहला जो कैंपेन होता है वो होता है मालवा में 1561 में, ठीक है। ये जो कैंपेन था मालवा का, इस टाइम पे जो यहाँ के रूलर होते हैं वो होते हैं बास बहादुर। ऐसा कहा जाता है, जो हिस्टोरियंस है उनका कहना था कि जो बास बहादुर होते हैं उनकी जो वाइफ होती है रूपमती, वो बहुत ही सुंदर होती है। तो कहीं ना कहीं उसी का लालच था अकबर को कि वो उनसे शादी करना चाहते थे या उनको देखना चाहते थे। जिस तरह से खिलजी डायनेस्टी के दौरान जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो पद्मावती के ऊपर पूरा जो राजा रतन सिंह होता है उनसे लड़ाई कर लेता है। तो यहाँ पर भी वही होता है, जो रूपमती होती है उनके बड़े किस्से होते हैं कि वो बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर मुगल आर्मी को भेजता है अकबर, जो आदम खान होता है और जो पीर मोहम्मद होता है, और साथ में जो अब्दुल खान उबेज होता है। तो इन तीनों को मुगल आर्मी के साथ भेजता है कि जाके वहाँ पर एक्सपेडिशन करो। इन दिस ये जो कैंपेन थी, इस कैंपेन में जो बास बहादुर होता है वो डिफीट हो जाता है और वो वहाँ से भाग निकलता है, ठीक है, मतलब अपनी वाइफ को भी वहीं छोड़ देता है और वहाँ से भाग निकलता है। देखिए आदम खान था जो, वो भी क्या चाहता था, वो भी सुल्तान की जो वाइफ थी रूपमती, उसकी भी उस पर नज़र थी, ठीक है। अब जो रूपमती होती है उसके पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है, उसको पता था कि आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, तो इसीलिए वो क्या खा लेती है, पॉइजन खा लेती है। जिस तरह से जो रानी पद्मावती है वो जौहर कर लेती है, तो यहाँ पर जो रानी रूपमती होती है वो जहर को खा लेती है और वापस से, मतलब उसकी जो डेथ है वो, उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर जो मुगल मिलिट्री होती है वो वापस से चली जाती है। अब यहाँ पर जो रूपमती होती है, देखिए वो मुस्लिम होती है, तो यहाँ पर इसलिए कल्चर अलग होता है। यहाँ पर ये जो इस समय जो यहाँ पर जो रानियाँ हुआ करती थी वो क्या करती थी, अपनी अंगूठी में हमेशा पॉइजन रखती थी, क्योंकि अभी मतलब कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहाँ पर उनको ऐसी चीज़ें देखनी पड़ जाए, जिस तरह से जो रूपमती है यहाँ पर वो जिस सिचुएशन को फेस कर रही थी, तो वो उस समय उस पॉइजन को कंज्यूम करके सुसाइड कर लेंगी। तो यहाँ पर भी वो ऐसी करती हैं, ठीक है। वो हिंदू कल्चर था पद्मावती का, तो इसलिए वो जौहर कर लेती हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, जो रूपमती होती है उसकी तो वो तो सुसाइड कर लेती है। अब जो बास बहादुर होता है वो इधर से उधर घूमता फिरता रहता है, ठीक है। लेकिन बाद में जो बास बहादुर होता है वो अपने आप को सरेंडर कर देता है मुगल्स के सामने, ठीक है ना, मुगल आर्मी के सामने सरेंडर कर देता है 1570 में। और उसके बाद जो अकबर होता है वो उसको अवॉर्डेड करता है मनसबदारी से। मैंने आपको बताया था मनसबदारी क्या थी, एक पोस्ट देने की एक सिस्टम था कि किसको कौन सी रैंक देनी है, पोस्ट देनी है। तो उस पर ये 10 से शुरू होती थी और हाईएस्ट ये 5000 तक जाती थी। तो यहाँ पर जो अकबर होता है वो बास बहादुर को 2000 की मनसबदारी देता है, ठीक है। और यहाँ पर वो उसे अपना मुगल नॉबल बना लेता है, ठीक है। तो ये था पूरा मालवा का, किस तरह से पहला कैंपेन उसने मालवा की तरफ चलाया था।
उसके बाद आप जो देखते हैं जो गोंडवाना कैंपेन था, जो स्टेट था ये गोंडवाना जो कैंपेन था ये एक्सटेंड करता है रतनपुर ईस्ट रायसेन से लेके जो रीवा, अगर आप नॉर्थ तक जाओगे तो पूरी जो जगह है ये गोंडवाना की है, जो अभी डेक्कन में आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर एक बहुत ही ब्रेव लेडी थी, है ना, और बहुत ही सक्सेसफुल रूलर भी थी साथ में, जो दुर्गावती है, ठीक है। और शी हैड गिवन नो ऑफेंस टू अकबर, इन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था कि अकबर की जो सुजनिटी है उसको बिल्कुल भी या उसकी वेसल बन के नहीं रहेंगी। वेसल मैंने आपको पहले भी बताया क्या होता है। वेसल का मतलब होता है कि ठीक है रूल तो आप ही कर लो, आप ही हो किंग यहाँ के, लेकिन जो पावर है, जो सुप्रीमेसी है, जो अब यहाँ पर कहना माना जाएगा वो माना जाएगा अकबर का। तो यहाँ पर जो दुर्गावती होती है वो साफ साफ इस बात को मानने से इनकार कर देती है, और इसी वजह से जो गोंडवाना पर जो अकबर होता है वो अटैक करवाता है, अपने डिप्यूटी को भेजता है आशफ खान को, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मुगल आर्मी को ऑलरेडी 2 बार दुर्गावती हरा चुकी थी, ठीक है ना, पहले से वो 2 बार हरा चुकी थी। तो अब बात आ जाती है अकबर के ईगो पर, तो इसीलिए अब वो बहुत बुरी तरह से अटैक करता है गोंडवाना पर और यहाँ पर उनको हरा देता है, ठीक है। लीड कौन करता है? आशफ खान करता है। जो वीर नारायण होता है वो मैंने आपको बताया कि वो भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बच्चा नहीं होता है, छोटा सा बच्चा होता है। और दुर्गावती बहुत सारे जो जो लड़ाई करते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं वो फेस करती है। जो वीर नारायण है उसको भी बहुत सारे जो घाव आ जाते हैं जब वो लड़ाई करती है, ठीक है, जब वो बैटल करती है जो फोर्ट ऑफ चौरड़गढ़ पे, वहाँ पर भी मतलब वो लास्ट तक भी अपने आखिरी स्टेज तक भी वो बिल्कुल भी क्या नहीं करती है, बिल्कुल भी ये नहीं बोलती है कि ठीक है हम सरेंडर कर रहे हैं, नहीं, वो लड़ती है। रानी दुर्गावती वॉज ऑल्सो वाउंडेड द नेक्स्ट डे। उनका जो बेटा होता है ये वीर नारायण होता है, ये कुल उस समय से 15 साल का होता है, लेकिन ये भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह, रानी दुर्गावती की तरह, ये भी पूरी बैटल में बहुत ही ब्रेवरी के साथ लड़ता है। आखिरी में जो वीर नारायण होता है वो भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, और कहते हैं कि अपने आखिरी समय पे जो और जो रूलर्स होते हैं वो रानी दुर्गावती को बोलते हैं कि जो आपका बेटा वो बहुत ज़्यादा घायल है, ठीक है ना, आप उससे एक बार मिलकर आ जाओ, कि शायद उनके पास उतना वक्त नहीं है। लेकिन जो रानी दुर्गावती है वो उनको साफ साफ मना कर देती है कि ये समय अभी युद्ध लड़ने का है, मेरे बेटे से बोला कि मैं उसको स्वर्ग में मिलूंगी, ठीक है। तो इस तरह से वो उनको बोलती है। तो कहते हैं बहुत ही, हम कहेंगे एक बहुत बड़ी वीरांगना थी ये। यहाँ पर जो मुगल आर्मी है वो जो चौरगढ़ का जो किला होता है उस पर अटैक कर देती है, और जो वीर नारायण होता है वो भी बहुत ब्रेवली लड़ते हैं, लेकिन बाद में हो जाती है उनकी डेथ लड़ते लड़ते, ठीक है। और फिर धीरे से वो जो मुगल हैं वो क्या कर लेते हैं, उस फोर्ट को कैप्चर कर लेते हैं, और इस तरह से जो गोंडवाना होता है, जो मुगल एम्पर होते हैं, जो मुगल एम्पायर में शामिल हो जाता है, ठीक है। अकबर के रिलेशन की बात करें राजपूतों के साथ, तो अकबर देखिए जो राजपूत थे उसको पता था कि अगर यहाँ भारत में टिक्का रहना है एक लंबे टाइम तक तो राजपूतों के साथ बहुत अच्छे से बनानी पड़ेगी, क्योंकि राजपूत का उस समय ऐसा था कि भले ही उनके पास एरिया छोटा था लेकिन बहुत ब्रेव माने जाते थे, कि इसीलिए अब अकबर को कहीं से अगर थोड़ा बहुत खतरा बचा था तो वो बचा था राजपूतों की साइड से। तो वो चाहता था कि वो राजपूत से कोई झगड़ा वगड़ा मोल ना ले, बल्कि उनके साथ अच्छे से बना के रखे। तो इसीलिए अकबर शादी कर लेता है, जो राजपूत प्रिंसेस होती हैं, डॉटर होती है राजा बहारमल की, उनकी डॉटर से शादी कर लेता है। For 4 generation राजपूत served the मुगल and many served in the position of military general as well। तो जैसे कि हमें पता ही है कि जो अकबर ने भले ही ऐसा नहीं था कि उनकी बेटी से शादी कर ली तो कोई बेइज्जत करने के लिए करी थी, नहीं, उसने शादी कर ली थी, अब उनके बीच में जो रिश्तेदारी बनी थी तो वो उस चीज़ को रेस्पेक्ट भी करता था। ना केवल अकबर ने उस चीज़ को रेस्पेक्ट किया, बल्कि अकबर की जो आने वाली जनरेशन थी उन्होंने भी, जो राजपूत थे, उनकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट की, अपने कोर्ट में उनको हाई पोजीशन दी। अकबर ने राजा मान सिंह मैंने आपको बता ही दिया, जो जोधा भाई के भाई थे, जोधा भाई का जो भाई कौन थे, राजा भगवान दास, तो राजा भगवान दास का ही बेटा था राजा मान सिंह। तो अकबर ने अपने कोर्ट में राजा भगवान दास को एज अ सीनियर पोजीशन प्रोवाइड करवाई मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और राजा मान सिंह का तो हमें पता ही है आपको सबको कि अकबर के 9 जेम्स में से एक जेम राजा मान सिंह को भी माना जाता था। उसके बाद देखिए जो मेजॉरिटी होती है राजपूत स्टेट की, वो ज़्यादातर अकबर के सामने सरेंडर कर देती है, कि उनको पता था एक ना एक दिन तो हमें जो अकबर है वो हम पे अटैक कर ही देगा। तो इसलिए बहुत सारे जो राजपूत स्टेट्स होते हैं वो उस लड़ाई झगड़े से बचने के लिए अकबर के सामने सरेंडर कर देते हैं। लेकिन फिर भी एक स्टेट ऐसा बचता है राणा ऑफ मेवाड़ का, जिसे अभी उदयपुर के नाम से जाना जाता है, कि वो बिल्कुल साफ साफ मना कर देता है कि हम नहीं बिल्कुल भी आपके सामने कॉन्फ्रंट करेंगे, या हम आपकी जो ये वेसल वाली जो आपने ये टेक्निक्स अपना रखी हैं कि सबको वेसल बना रहे हो, हम इस चीज़ को नहीं बिल्कुल भी मानेंगे। 1576 में क्या होता है, जो मुगल आर्मी होती है वो डिफीट कर देती है राणा प्रताप सिंह को इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, एंड फॉलोइंग द डिफीट ऑफ मेवाड़ अदर लीडिंग राजपूत लीडर सरेंडर टू अकबर एंड एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी। देखिए जो मुगल आर्मी जब डिफीट करती है राणा प्रताप सिंह को, जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है 1576 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है ये 1576 की बैटल ऑफ हल्दी घाटी, तो इसमें मुगल आर्मी जो राणा प्रताप की आर्मी होती है उसको हरा देती है। यहाँ पर हम कहेंगे हराना भी नहीं होता, मतलब इस बैटल का मैं कहूँ तो कोई रिजल्ट ही नहीं आता है सही से देखा जाए तो, बस ये होता है ज़्यादा जो नुकसान होता है वो राजपूतों का नुकसान हो जाता है, लेकिन अकबर के भी यहाँ पर हाथ हम कहें तो कुछ भी नहीं आता है ऐसा। तो इसीलिए जो ये बैटल है एक तरह से टाई हो जाता है इसमें, और यहाँ पर इस चीज़ से बाकी डर जाते हैं जो बाकी जो राजपूत रूलर होते हैं कि महाराणा प्रताप की आर्मी नहीं टिक पाई यहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो वो क्या कर देते हैं, यहाँ पर सरेंडर कर देते हैं।
अकबर के सामने सरेंडर करके जो अकबर की सुप्रीमेसी होती है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप फिर भी पीछे नहीं हटते हैं। वो भले ही वो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में उनका अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, लेकिन अकबर के हाथ भी वो कुछ नहीं लगने देते। तो यहाँ पर वो बाद में चल के अकबर की लाइफ में बार बार प्रॉब्लम करते रहते हैं। अकबर की जो पॉलिसी होती है राजपूतों के साथ वो बहुत ही कंबाइंड होती है, और साथ में ब्रॉड रिलीजियस टॉलरेशन भी होती है। वो राजपूतों को सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ कहने के लिए ही उनको अपना मानता है वो, ये या उसने शादी कर ली तो बस ऐसे ही, बल्कि आगे चल के वो राजपूतों के कहने पे बहुत सारी जो रिलीजियस टॉलरेंस होती है उसको भी एक्सेप्ट करता है। जैसे कि वो सबसे पहले जो हिंदुओं पर लगने वाला जो टैक्स होता है जजिया टैक्स, वो उसको हटाता है। जो पिलग्रिमेज टैक्स होता है, यात्रा वगैरह करने का जो टैक्स होता है, वो उसको भी हटाता है। वो इस तरह के सारे जो रिलीजियस टैक्स होते हैं उनको हटा के एक बहुत ही अच्छा, हम कहेंगे बहुत ही अच्छे से राजपूत के साथ या जो बाकी जो हिंदू जो पीपल्स थे उनके साथ बहुत ही अच्छे से रिलेशन को स्टैब्लिश करता है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी की जैसे मैंने आपको बताया कि किसके बीच में हुई थी, राजपूत के बीच में हुई थी और अकबर के बीच में हुई थी। तो बैटल ऑफ जो हल्दी घाटी है एक बहुत ही बिगेस्ट बैटल रही है ये राजपूताना में, ठीक है, और मोस्ट हॉरिएबल बैटल भी हम इसे कहेंगे जो इंडियन हिस्ट्री में जानी जाती है। कब हुई थी? 18 जून 1576 में हुई थी ये। इन कॉन्क्लूसिव वॉर थी, क्योंकि हम कहेंगे कि ना तो यहाँ पर जो मेवाड़ थे वो हारे थे और जो ना यहाँ पर मुगल थे वो पूरी तरह से जीते थे, ठीक है। तो कहेंगे कि कुछ भी एक रिजल्ट हम कहें सही सा यहाँ पर हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। जो महाराणा प्रताप थे वॉज द री ऑन राजपूत वॉरियर एंड अ किंग ऑफ मेवाड़ राजस्थान। तो जो महाराणा प्रताप थे मैंने आपको बता ही दिया कि एक राजपूत वॉरियर थे वो, ठीक है, और बहुत ही ब्रेव थे। और ये किंग थे मेवाड़ राजस्थान के, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। हम सबको पता है कि राजस्थान कहाँ पर है। जैसे दूसरे नेबरिंग राजपूत रूलर थे, वैसे ही जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने पूरी तरह से रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो जो मुगल है वहाँ उनके सामने सबमिट नहीं करेंगे। बल्कि जो दूसरे राजपूत रूलर थे उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने अकबर के सामने अपने आप को सबमिट कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। लेकिन महाराणा प्रताप ने इस चीज़ से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था। वो कंटिन्यूली उससे फाइट में रहते हैं, जो कंटिन्यूसली उन दोनों के पीछे फाइट चलती रहती है, यहाँ तक कि अपनी आखिरी जो दिन थे उसमें भी जो महाराणा प्रताप थे उसमें बैटल करते हैं। लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहते कि मैं अकबर की शरण में चला जाऊंगा या मैं उसकी जो सुजनिटी है उसको मान लूंगा, बिल्कुल नहीं। बैकग्राउंड की बात करें तो हालांकि जो ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी है इसकी शुरुआत कैसे होती है? देखिए, जो चित्तौड़गढ़ का किला था बड़ा ही फेमस था। ऊपर से ये अपने आप को यहाँ बिल्कुल झुकाने वाली बात भी नहीं कर रहे थे, तो अकबर कहता है कि ठीक है मैं ही जाता हूँ। तो अकबर पहुँच जाता है, जो चित्तौड़गढ़ का जो किला होता है उसको सीज कर लेता है 1668 से ये, ठीक है, 7। अब इस टाइम पे क्या होता है, एट दैट टाइम राणा उदय सिंह सेकंड वाज द किंग ऑफ मेवाड़। तो यहाँ पर किंग कौन होता है? जो राजा उदय सिंह होते हैं वो यहाँ पर किंग होते हैं उस समय मेवाड़ के। टू अवॉइड कैप्चर बाय द मुगल राजपूत वुमेन्स क्रिएटेड अ जौहर। तो जैसे मैंने कहा सबसे ज़्यादा तो जो आफत है वो वुमेन्स की आ जाती थी, तो वो अपने आप को बचाने के लिए कर लेती हैं यहाँ पर जौहर, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अगर बाई चांस एक चांस आप ये मान लीजिए अगर वो हार जाता है राजपूत, तो क्या ही होता था, वो वुमेन्स पे का सब कुछ जो कब्जा वगैरह है उन फोर्ट पे मुगल्स का हो जाता, उनकी जो रानियाँ हैं उन पर भी उनका कब्जा हो जाता। तो ये एक हम कहेंगे हिस्ट्री की एक बड़ी ही बुरी दुर्दशा देखी गई है हमेशा इतिहास में, जो औरतों की देखी गई है, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, अब जो राजपूत वुमेन्स है वो जौहर वगैरह क्रिएट कर लेती हैं। अकबर ट्राई करता है मेवाड़ को अपना वेसल स्टेट बनाने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप यहाँ पर साफ साफ इस बात से डिसएग्री करते हैं कि नहीं, हम आपका जो वेसल स्टेट है वो बिल्कुल नहीं बनेंगे। महाराणा प्रताप होते हैं जो हु हैज़ बिन सिक्योर इन द रॉक फोर्टेस ऑफ कुंभलगढ़ सेट अप इज बेस इन द टाउन ऑफ गोंडा नियर द उदयपुर। तो ये अपना यहीं पर ये कैंप लगा लेते हैं कुंभलगढ़ के पास, ठीक है। एंड अराउंड 23 किलोमीटर ऑफ गोंडा ले द विलेज ऑफ खमनोर सेपरेटेड फ्रॉम गोंडा बाय द सुबर ऑफ द अरावली रेंज एंड कॉल्ड द हल्दी घाटी। तो यहाँ पर ही फिर जो हल्दी घाटी के पास जहाँ पर अपना कैंप लगाते हैं ये, वहाँ पर होती है बैटल किसके बीच में, अकबर के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में। अब दोनों की आर्मी खड़ी थी वहां पर, एक तरह की खाई थी ये जो हल्दी घाटी ना, एक तरह की बहुत लंबी खाई थी, हम कहेंगे 5 किलोमीटर लंबी खाई थी, और यहाँ से ये 1 किलोमीटर चौड़ी थी। यहाँ पर दोनों की आर्मी फेस टू फेस खड़ी है। मुगल आर्मी को लीड कर रहा है आशफ खान और मान सिंह, ठीक है। जो आर्मी थी मेवाड़ की वो किसके अंडर थी, उसको कमांड कौन कर रहा था, राम शाह तनवर, ठीक है। जो राम शाह तनवर था वो जो मेवाड़ की आर्मी थी उसको कमांड कर रहा था। ये जो बैटल है ये पूरे 4 घंटे चलती है, और इसका जो रिजल्ट है वो ये निकलता है कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 1600 सोल्जर्स का रिकॉर्ड बताया गया जो मारे जाते हैं, और जो मुगल होते हैं वो उनके जो सोल्जर होते हैं 150 सोल्जर उनके मारे जाते हैं, और जो 350 होते हैं वो घायल हो जाते हैं। तो आप देखिए बहुत सारे जो सोल्जर्स वगैरह वो यहाँ पर मारे जाते हैं। जो महाराणा प्रताप होते हैं वो भी यहाँ पर बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, और जो उनके दूसरे जो सेनापति होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, अब यहाँ पर हम देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि उनको पता था, वो महाराणा प्रताप से कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर आपको इस बैटल में कुछ हो गया तो हमारी और जो हम जैसे जो बाकी जो दूसरे राजपूत रूलर्स हैं उनकी पूरी तरह से उम्मीद खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए आपका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, अब इस बैटल को जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको जिंदा रखना। तो इसलिए वो महाराणा प्रताप जी को वहाँ से भेज देते हैं। और जैसे हम सबको पता है कि महाराणा प्रताप के पास उनका अपना एक घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, ठीक है।
जो चेतक होता है वो उनको वहाँ से लेके चला जाता है। तो इस तरह से जो मुगल्स होते हैं वो महाराणा प्रताप जी को कभी भी कैप्चर नहीं कर पाते हैं। ही हैरिस मुगल थ्रू द गोरेला टैक्टिक्स, और वो बार बार अपनी गोरेला टैक्टिक्स को यूज़ करके महाराणा प्रताप हमेशा मुगलों को परेशान करते रहते थे। उसके बाद देखिए होता क्या है, फिर जो ग्रेट वॉरियर होते हैं उनकी जो महाराणा प्रताप हैं उनकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ द 56। और ये कब होती है? 29 जनवरी 1597 में होता है, क्योंकि बहुत सारे इंजरीज उनकी बॉडी पे आ चुकी होती है जब वो मुगल एम्पायर से बैटल के दौरान जो स्ट्रगल मतलब करते रहते हैं, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो इंजरीज है उनकी बॉडी पे आ जाती हैं और इसी के चलते एट द एज ऑफ द 56 उनकी डेथ हो जाती है। द सागा एंडेड नियरली 18 ईयर्स आफ्टर द महाराणा डेथ ओवर द ईयर ड्यू टू सेवरल बैटल्स ऑफ मेवाड़ वॉज डैमेज फाइनेंशियली एज, ठीक है, वेल इज द मैन पावर। लेकिन उनके बाद भी जो महाराणा प्रताप हैं उनकी डेथ के बाद भी कम से कम 18 सालों तक उनके साथ जो मुगल्स होते हैं उनके साथ बैटल लड़ती चलती रहती है महाराणा प्रताप के नाम पर, क्योंकि जो महाराणा प्रताप थे उनको फॉलो करने वाले कोई कम लोग नहीं थे, बहुत लोग उनको फॉलो करते थे। ठीक है, ऐसे कहता है कि जो उनका आर्मर था ना, जिसको वो एकदम, आपने देखा होगा ना पहले जो राजा महाराजा होते थे वो जब लड़ने जाते थे तो अपनी बॉडी पे एक आर्मर पहन के जाते थे, ठीक है, जो जो बड़े से लोहे वगैरह का बना होता था, मेटल का बना होता था। तो कहते हैं जो महाराणा प्रताप का था वो 72 kg का आर्मर था। आप खुद सोचो कितना भारी होगा वो, और उसे कोई वही पहन सकता है जो इंसान वाकई में एक बॉडी बिल्डर टाइप हो। तो ओवर द ईयर मैंने आपको बता ही दिया कि कम से कम 18 सालों तक उनकी डेथ के बाद भी जो वॉर वगैरह है वो चलती हैं और फिर तब जाके वो कहीं ना कहीं बंद होती हैं। 1615 में अभी तक 1600, अब देखिए अभी तक भी जो महाराणा प्रताप का जो स्टेट था, ठीक है, चित्तौड़ या हम कहें मेवाड़, तो उसने अभी तक भी सरेंडर नहीं किया था मुगलों के सामने। लेकिन वो सरेंडर करता है, कब करेगा उसको सरेंडर करता है वो 1615 में। 1615 में कौन होता है? अमर सिंह, एल्डेस्ट सन होता है और सक्सेसर होता है ये महाराणा प्रताप का, ठीक है। तो ये नहीं चाहता था कि बार बार अब ज़्यादा लॉस हो, क्योंकि देखिए होता क्या है जब दो बड़े कोई किंग वगैरह दो पावरफुल रूलर्स लड़ते हैं तो वो तो उनका नुकसान तो बाद में है, लेकिन उस समय आप खुद देखिए जो उनकी आर्मी में जो बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में जो सेना होती है, ठीक है, मारी वो जाती है असल में, और जब वो मरती है तो उसके पीछे उसकी फैमिली होती है, बहुत सारा नुकसान होता है। तो वहाँ पर अब जो महाराणा प्रताप का जो बेटा था अमर सिंह फर्स्ट, वो नहीं चाहता था कि इस तरह का जो लॉस है वो और ज़्यादा फेस करे वो, या फिर उसकी जो प्रजा है वो और फेस करे, और वो ट्रीटी कर लेता है किसके साथ? शाहजहाँ के साथ। और जिस समय ये ट्रीटी करता है उस समय रूल चला था जहांगीर का। जहांगीर जो अकबर का बेटा होता है, जहांगीर, उसका रूल चला था, और जहांगीर का बेटा होता है शाहजहाँ। तो जो जहांगीर होता है वो अपने बेटे को भेजता है यहाँ पर इन पर अटैक करने के लिए, अमर सिंह पर। और यहाँ पर जो अमर सिंह होता है वो बिना किसी अटैक के वो चुपचाप यहाँ पर ट्रीटी कर लेता है, क्योंकि उसको अब कोई और प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी। गुजरात की कैंपेन की बात करें तो जो गुजरात था उस समय की बात करें तो गुजरात बहुत ही, हम कहेंगे बहुत ही प्रॉस्पेरस प्रोविंस थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, ट्रेड वगैरह बहुत अच्छा चल रहा था वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। मैंने आपको बताइए गुजरात का हमेशा से बहुत अच्छा ट्रेड रहा है, क्योंकि वो पोर्ट सिटी रही है हमेशा से। जो मुस्लिम पिलग्रिम थे वो भी मक्का अगर उन्हें जाना होता था तो वो भी उसी रास्ते से जाते थे, गुजरात के पोर्ट से होकर, तो इसीलिए वहाँ पर भी उसको अच्छा खासा टैक्स मिल जाता था। यहाँ पर जो रूलर होते हैं गुजरात के वो होते हैं मुजफ्फर खान थर्ड होते हैं उस समय, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कॉम्पिटेंट रूलर नहीं होते हैं, एक बहुत ही मामूली सा रूलर होता है, हु ऑल्सो हैज़ अ कॉन्फ्लिक्ट विद द पावरफुल नॉबल्स, और उसके भी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं दूसरे जो पावरफुल नॉबल्स वगैरह होते हैं। अकबर को मिल जाता है मौका, क्या ना, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया नॉर्दर्न इंडिया पर रूल करना मतलब गुजरात और बंगाल तो कब्जाना ही कब्जाना है। तो यहाँ पर अकबर की नज़र पड़ती है गुजरात पर। वो गुजरात पर अटैक बोलता है 1572 में, और कहते हैं जब उसने गुजरात में अटैक किया था पहली बार उसने समुंदर को देखा था, वरना उससे पहले अकबर ने सिर्फ लैंड वाला पार्ट देख रहा है, उसने कभी समुद्र को देखा ही नहीं था। तो अटैक करता है जब वो गुजरात पे 1572 पे। ही डिड नॉट फेस एनी सीरियस चैलेंजेस एंड अहमदाबाद वाज ऑक्यूपाइड द मुगल आफ्टर अ माइनर बैटल, क्योंकि वहाँ का जो किंग था मुजफ्फर खान वो इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं कि उसके लिए कोई ज़्यादा अकबर को प्रॉब्लम आती। तो वो आराम से वहाँ पे जाता है बिना किसी सीरियस चैलेंजेस के, वो अहमदाबाद को ऑक्यूपाई कर लेता है एक बहुत ही छोटी सी बैटल लड़के। अकबर जब रिटर्न करता है आगरा में तो उसके पास न्यूज़ आती है कि गुजरात में तो वापस से रिवॉल्ट हो गए, कि मतलब आप जिसको अभी जीत कर आ रहे हो वापस से रिवॉल्ट हो गए। वहाँ पर एक आमिर आ जाता है, आमिर तो आपको पता है ना नॉवेल्स वगैरह होता है, तो मोहम्मद हुसैन मिर्जा करके, और उसको लगता है कि अकबर तो चला गया है ना, और जितने जब तक अकबर वापस आएगा मैं वापस से गुजरात में आर्मी खड़ी कर लूँगा, है ना, और मैं फिर अकबर को हरा दूंगा। लेकिन जो अकबर होता है वो वापस से अपने जो मुगल गवर्नर्स होते हैं उनको वापस से भेजता है कि वापस जाओ, और वो जो मुगल गवर्नर्स होते हैं उसके अब वो वापस से फिर से गुजरात को क्या कर लेते हैं, फिर से उसको गुजरात को सीज कर लेते हैं, ठीक है। When Akbar received the news, he hurried back to Gujarat and completed the journey of the foot 450 miles only in the 9 days। तो ऐसा कहा गया है कि जो अकबर था जब उसको ये न्यूज़ मिली थी ना कि गुजरात को वापस से कैप्चर कर लिया है, तो वो वापस आता है गुजरात पे अपने नॉबल्स, अपने जो गवर्नर होते हैं उनके साथ, ये भाई चलो अटैक करना है फिर से। तो कहते हैं कि जो रास्ता था वो 450 माइल्स का था, बहुत लंबा रास्ता था वो, आप खुद सोचो आगरा से गुजरात का रास्ता कितना लंबा है, लेकिन अकबर ने अपने घोड़े पर बैठ के उस रास्ते को 9 दिन में पार कर लिया था, वो 9 दिन में पहुंच गया था, इतनी तेज़ी से उसने घोड़ा चलाया था, और इस रिवॉल्ट को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया। अब बढ़ते हैं बिहार और बंगाल। अब नज़र है
अकबर की बिहार और बंगाल पे। यहाँ बिहार और बंगाल पे रूल कर रहा था सुलेमानी करानी, ठीक है ना, ये गवर्नर था बिहार का, और जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया था कि वो इंडिपेंडेंट है आफ्टर द फॉल ऑफ द सुर डायनेस्टी। तो मतलब ये सुर डायनेस्टी के टाइम से रूल कर रहा था, जब शेर शाह था उस समय से ये रूल कर रहा था, और शेर शाह के बाद देखो हुमायूं भी आता है, फिर अकबर आता है, तो तब से ये रूल कर रहा था, और इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था सुर डायनेस्टी के बाद से। लेकिन इसने क्या कहा कि अकबर की जो सुजरनिटी है उसको नहीं मानेगा, ठीक है। बाद में चल के फिर ये इसे समझ जाता है कि अकबर से ना लड़ाई झगड़ा लेके ना कोई फ़ायदा नहीं है, तो बाद में फिर ये क्या होता है, ये मान जाता है कि ठीक है चलो आपके साथ मिलके हम इस जगह को, बिहार और बंगाल को कंट्रोल करते हैं। अकबर होता है, अकबर भी इसको मतलब हम जैसे बाकी अपने नॉवेल्स को एक्सेप्ट करता है वैसे इसको करता है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा रूलर बताता है सुलेमानी करानी को। लेकिन बाद में इसकी हो जाती है डेथ, ठीक है, ये 1572 AD में इसकी हो जाती है डेथ। अब इसका बेटा आता है जिससे हम कहेंगे इसका जो सक्सेसर होता है दाऊद, ठीक है। अब अभी जो उसके फादर थे सुलेमान करानी, वो तो भाई वेसल बन के रह रहे थे अकबर की, लेकिन जैसे ये बेटा आया दाऊद, ठीक है, अभी यंग होता है, ये सोचता है कि क्या बिगाड़ लेगा अकबर मेरा, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है, ठीक है। जैसे ही वो अपने तख्तोताज पे बैठता है अपने आप को बोल देता है कि अब हम इंडिपेंडेंट है, हम किसी अकबर वगैरह के कंट्रोल में नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ही ये बात मुगल एम्पायर को पता चलती है, और खासकर एक गलती और करता है ये, एक तो पहले से हवा में है ये कि मैं हूँ और मैं किसी के ऊपर मतलब मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, ऊपर से फिर ये दूसरा खतरा ये मोल ले लेता है, खुद ही जाके जो मुगलों का जो ईस्टर्न बॉर्डर होता है वहाँ पर अटैक भी कर देता है। तो ये इसकी दूसरी सबसे बड़ी गलती हो गई। अब जैसे ही अकबर को ये बात पता चलती है कि एक तो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, ऊपर से हम पर अटैक भी कर रहा है, वो अटैक कर देता है बिहार पे इन 1574 और बिहार को कर लेता है ऑक्यूपाई। जो बिहार और बंगाल है अब वो कंप्लीटली किसके कंट्रोल में आ गए हैं, मुगल आर्मी के कंट्रोल में आ गई हैं टिल 1576, ठीक है। तो ये रिजल्ट निकलता है बिहार और बंगाल का, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सुलेमान करानी यहाँ का गवर्नर होता है, लेकिन उसकी डेथ के बाद जो उसका बेटा होता है दाऊद, वो अपने आप को कहता है कि हम तो इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है, और ऊपर से फिर मुगलों पर अटैक भी कर देता है, तो मुगल उसको पूरी तरह से हटा देते हैं। अब बढ़ता है अकबर साउथ इंडिया की तरफ, खंदेश और अहमदनगर, ठीक है। अकबर चाहता था कि वो जो अपना एम्पायर है उसको वो साउथ इंडिया तक फैलाए, ठीक है, और अकबर पहला ऐसा था कि जिसने साउथ इंडिया तक अपना जो रूल है उसको स्टैब्लिश करा था। हालांकि उससे पहले भी बहुत सारे रूलर्स आए हैं, जैसे कि जिसमें अलाउद्दीन खिलजी था जो अपने एम्पायर को साउथ इंडिया तक लेके जाता है, लेकिन मुगलों में पहला कौन था, अकबर था, ठीक है। उसके बाद ये मैसेज भेजता है जो रूलर्स होता है खंदेश के और जो अहमदनगर के, बीजापुर के, गोलकोंडा के, क्योंकि उस समय जो बहामनी किंगडम था वो टूटा था, उसका ब्रेक हो गया था, और ब्रेक होने के बाद वो छोटे छोटे किंगडम्स में टूट गया था। देखिए बहामनी किंगडम, विजयनगर किंगडम, मैं अलग से इसकी सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन आप अभी यहाँ पर ये समझना कि यहाँ पर जो बहामनी किंगडम था वो ब्रेक हो गया था और वो छोटे छोटे इन किंगडम्स में बट गया था, जिसमें खंडेश था, अहमदनगर था, बीजापुर था, गोलकोंडा था, ठीक है। जो खंदेश है वहाँ पर रूल कर रहा था अली खान, जो अली खान था उसका वहाँ पर रूल था, जिसने मुगल एम्पर की जो सीजन नीति थी उसको अपना लिया था कि ठीक है हम आपके अंडर रहकर ही काम करेंगे। लेकिन जो बाकी थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, ठीक है, जो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम नहीं मानेंगे। जो फोर्ट था अहमदनगर का, अब उसको सीज कर लिया था किसने, मुगल्स ने सीज कर लिया था 1595 में कि ठीक है कैसे नहीं मानोगे, हम मनवाएंगे। बहादुर निज़ाम शाह अ माइनर वॉज द रूलर ऑफ द अहमदनगर। अहमदनगर का उस समय रूलर कौन था, वो था बहादुर निज़ाम शाह, ठीक है। बहुत छोटा था उस टाइम पे ये, और ये किसकी प्रोटेक्शन में यहाँ पर रूल करा था, चांद बीबी, ठीक है। और चांद बीबी कौन थी, इसकी चाची थी, ठीक है ना, इसकी आंट थी बहादुर निज़ाम शाह की, क्योंकि ये तो बच्चा था, तो यहाँ पर रूल कौन कर रही थी, चांद बीबी रूल करती थी, कहते हैं बहुत ही अच्छा रूल करती थी ये, ठीक है। एक तरह जैसे कि हमने पढ़ा था ना रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा था, वैसे ही चांद बीबी किसकी डॉटर थी, ये जो रूलर था अहमदनगर, ठीक है ना, अहमदनगर का जो रूलर था ये उसकी डॉटर थी, हुसैन निज़ाम शाह एंड मैरिड टू अली आदिल शाह द रूलर ऑफ बीजापुर, ठीक है। तो जो अहमदनगर को जहाँ पर ये फोर्ट को जिसको कैप्चर करता है ये, ठीक है ना, उस जगह की ये बेटी थी, ठीक है, मतलब ये चांद बीबी का मायका था अहमदनगर, और ससुराल क्या था, जो बीजापुर, ठीक है ना, बीजापुर के जो शासक थे अली आदिल शाह, उससे चांद बीबी की शादी हो जाती है, ठीक है। तो अहमदनगर तो चांद बीबी का क्या था, मायका था, और बीजापुर क्या था, ससुराल था, ठीक है। तो जो ये चांद बीबी होती हैं इनके जो पति होते हैं अली आदिल शाह, उनकी डेथ हो जाती है 1580 में, और यही अब बहादुर निज़ाम शाह के साथ मिलके क्या कर रही होती है, रूल कर रही होती हैं, किस पर, बीजापुर पे, अहमदनगर में, इन सब जगह पे। It was, however, heroically defended by the Chand Bibi and aunt of the ruling king for some month, ठीक है ना। तो उस समय जो रूलिंग किंग मैंने आपको बताया था निज़ाम शाह है, तो वो तो छोटा होता है, तो उसकी जगह पे जो चांद बीबी होती हैं वो यहाँ पर रूल कर रही होती हैं। Ultimately, because of the mutual differences among the Mughal officials, lack of the supplies, and possibility of help from the Golconda and the Bijapur to Ahmednagar, the Mughal decided for peace with the Chand Bibi, and Chand Bibi readily agreed for it. तो यहाँ पर देखिए जो मुगल ऑफिसर्स और जो चांद बीबी होते हैं उनके बीच में वापस से मतलब कुछ तो उनके बीच में जो मुगल डिफरेंसेस आ ही जाते हैं, क्योंकि मेनली
कोई भी रूलर है वो अपना एक्सपेंशन क्यों करता है? दूसरे स्टेट्स को वेसल बनाने के लिए। और दूसरे स्टेट को वेसल बना के क्या मिलता था उनको? वहाँ से जो भी लैंड रेवेन्यू जनरेट होता था वो सीधा पहुंचे हमारे खजाने में। तो यहाँ पर भी ये चांद बीवी के साथ वही ट्रीटी कर लेते हैं कि ठीक है, हम ज़्यादा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, पीसफुली तुम्हारे साथ ट्रीटी कर लेते हैं। और चांद बीवी भी बाद में इस पर एग्री हो जाती है अपनी कुछ शर्तों के साथ। इस ट्रीटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया जाता है 1596 में। लेकिन जो चांद बीवी है इनको बाद में मार दिया जाता है। मारने वाला कोई और ही नहीं बल्कि जो उनके खुद के नॉबल्स होते हैं वो इनको धोखा दे देते हैं। क्योंकि वही है, कोई वुमेन जब भी रूल करने के लिए आती है तो सबसे पहले जो उनके नॉवल होते हैं उन्हीं को वो बात पसंद नहीं आती। और यहाँ पर भी यही होता है। हालांकि जो चांद बीवी थी वो बहुत अच्छे से रूल करती हैं, लेकिन उनके जो नॉवल्स होते हैं उनको ये बात पसंद नहीं आती। वो अपना वहाँ पर सिक्का जमाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसीलिए वो चांद बीवी को बाद में पॉइजन देके वो उनकी हत्या करा देते हैं। अकबर की अगर बच्चों की बात करें तो रिवॉल्ट देख लेता है सलीम का। जो सलीम था उसकी ना अकबर से कुछ बनती नहीं थी। सलीम कौन था? जहांगीर, है ना। तो जहांगीर की कभी अकबर से कोई ज़्यादा बनी नहीं। अकबर के बच्चों की बात करें तो इनके बेटे थे हसन, हुसैन, जहांगीर, मुराद और दानियाल, ठीक है ना। आराम हाँ ठीक है। और ये इनकी कुछ डॉटर है, आराम बेगम, शुक्र उन निशा बेगम, है ना, खानम सुल्तान बेगम, ठीक है। तो ये इनकी डॉटर्स हैं और ऊपर इनके जो सन्स हैं। जो सलीम थे वही आगे चल के जो जहांगीर है उनका नाम पड़ता है। और बचपन में इनको शेखू के नाम से जाना जाता था। और जो उनका नाम है वो पड़ता है जो शेख सलीम चिश्ती थे, ठीक है ना। उनको जो अकबर थे वो बहुत मानते थे, ठीक है। काजी थे वो एक, तो उनको बहुत मानते थे। तो उन्हीं की कहते हैं कि जब जो जहांगीर है उन्हीं उन्हीं के पास गए थे जहांगीर, ठीक है ना। और उन्होंने उनके लिए दुआ करी थी और उसके बाद सलीम का जन्म हुआ था। तो इसलिए उन्होंने उनका नाम जो सलीम है, जो जहांगीर है, उसका नाम उन शेख जो चिश्ती थे उनके नाम पे रखा, सलीम, ठीक है। तो इनका जो जन्म है जहांगीर का वो कब होता है? 31 अगस्त 1569 में होता है फतेहपुर सीकरी में। और सलीम को मैंने आपको बता ही दिया किसके नाम पे इनका नाम पड़ा था? जो शेख सलीम चिश्ती थे उनके नाम पे सलीम का नाम पड़ा था। 1591 में क्या होता है? जो अकबर होता है वो किसी वजह से बीमार हो जाता है। और यहाँ पर जो अबू फजल होते हैं जो 9 जेम्स में शामिल थे अकबर के, वो अपने क्रॉनिकल में मतलब ऐसा कर लिख देते हैं या वो ऐसी बातें फैला देते हैं कि अकबर को पॉइजन दिया गया इसलिए उनकी तबीयत खराब हुई है। और पॉइजन देने वाला कोई और नहीं बल्कि कौन है? प्रिंस सलीम है। और जैसे ये बात अकबर को पता चलती है उसको बड़ा गुस्सा आता है और वो अपनी वाइफ के सामने, अपने मिनिस्टर्स के सामने जो सलीम होता है उनकी बड़ी इंसल्ट करता है। और इस वजह से जो सलीम होता है वो कुछ साल के लिए अपने फादर से बहुत दूर चला जाता है, ठीक है ना। वो वहाँ से चला जाता है, आगरा से चला जाता है वो, ठीक है। और सलीम हैड नॉट पॉइजन हिज फादर विच वॉज प्रूव लेटर ऑन। और बाद में ये प्रूव हो जाता है कि जो सलीम है उसने अपने फादर को पॉइजन नहीं दिया है। तो यहाँ पर अब किसके रिश्ते खराब हो गए? सलीम के किसके साथ रिश्ते खराब हो गए? अबुल फजल के साथ खराब हो गए। और इसका ये आगे चल के बदला लेगा भी इससे। आफ्टर 1591 जो सलीम है वो बड़ी मुश्किल से आगरा में वापस आता है और जो इंपीरियल पावर्स है उनको संभालने की कोशिश करता है। 1597 में जो प्रिंस मुस्लिम होता है जब वो इंपीरियल कोर्ट में आता है तो अकबर इमीडिएटली उनको क्या कहते हैं कि जाओ और डेक्कन में जो तुम्हारा भाई दानियाल है, ठीक है ना, जाके उसकी मदद करो कैंपेन को संभालने में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सलीम मना कर देता है क्योंकि सलीम तो अभी भी गुस्सा होता है कि भाई जब जब, जब तुम मेरा विश्वास करना चाहिए था, जब तुमने मेरी बात मानी नहीं, अब मैं जैसे यहाँ मुझे कैंपेन पर भेज रहे हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सलीम और जो अकबर है उनके रिश्ते भी खराब हुए पड़े थे। यहाँ पर जो अकबर होता है वो इस बात से बड़ा गुस्सा हो जाता है और वो ज़्यादा पावर ऑफ किसको देना शुरू कर देता है? खुसरो को। खुसरो कौन था? शाहजहां। और ये खुसरो कौन था? ये सलीम का बेटा था खुसरो, ठीक है, जो आगे चल के शाहजहां बनेगा। तो यहाँ पर अब ये बात में सलीम को बड़ी बुरी लगती है कि मुझे तो पूछ नहीं रहे हैं, मेरे बेटे को बड़ा पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों के बीच में ये बात फैलने लग गई कि जो अकबर है वो अपना अगला सक्सेसर सलीम को नहीं बनाएगा, अपने बेटे को नहीं बनाएगा, बल्कि किसको बनाएगा? अपने ग्रैंड सन को बनाएगा, खुसरो को बनाएगा। इन 1599 अकबर डेक्कन गया, ठीक है ना। जो वॉर है उसने सलीम को वो कुछ ऑर्डर वगैरह देता है कि जाओ वॉर वगैरह करो महाराणा प्रताप के साथ। लेकिन वहाँ पर भी सलीम होता है वो अजमेर तक ही रुक जाता है, ठीक है ना। अजमेर तक ही रुक जाता है वो, अजमेर से आगे वो बढ़ता ही नहीं है, कहना मैं नहीं जा रहा वॉर करने। अब इस बात से फिर अकबर को गुस्सा आता है। अब इंस्टेड इन 1599 सलीम रिबेल्ड एंड मार्च टू आगरा फोर्ट विद इंटेंशन टू स्टील द रॉयल ट्रेजरी। अब 1599 में जो सलीम है वो फिर से रिबेल करना शुरू कर देता है और आगरा के फोर्ट की तरफ बढ़ता है। मतलब अब जो सलीम होता है ना उसकी हालत ये हो जाती है कि वो सुनना ही नहीं चाहता था कि अकबर क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा। उसका वो था कि कहीं भी कुछ भी करा, लूटपाट कर रहा है। यहाँ तक कि अपना जो खुद का जो रॉयल ट्रेजरी थी, ठीक है ना, अकबर का जो खुद का खजाना था वो उसको भी लूट लेता है आगरा फोर्ट में आके। अकबर ट्राइड हिज बेस्ट टू कंटेन द रिबेलियन बाय अपॉइंटिंग सलीम गवर्नर ऑफ बंगाल। अब देखिए अकबर को लगता है चलो ऐसा करता हूँ, थोड़ा प्यार से काम लेता हूँ, ऐसा करता हूँ सलीम को ना कुछ पावर दे देता हूँ, गवर्नर बना देता हूँ बंगाल का, शायद फिर खुश हो जाए। लेकिन फिर भी जो सलीम होता है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वो फिर भी उसके बराबर जो रिबेलियन होते हैं अकबर के खिलाफ वो चलते रहते हैं। अब अकबर क्या कहता है, अपना जो उसका फ्रेंड होता है, जो उसका नवरत्न होता है अबुल फजल, उसको भेजता है सलीम के पास, है ना, कि देख लो तुम मना के देख लो, क्या पता तुम्हारी बात सुन ले। अब पहले सलीम का तो पहले से ही मूड खराब था अबुल फजल को लेके, क्योंकि अबुल फजल ही अब ऐसा बात फैलाता है कि सलीम ने जहर दिया है अकबर को, ठीक है। तो यहाँ पर जो सलीम होता है जैसे ही उसको पता चलता है कि अबुल फजल उसको मनाने के लिए आ रहा है, वो अबुल फजल की वहाँ पर हत्या करवा देता है
और सलीम का जो दोस्त होता है बीर सिंह बुंदेला, ठीक है ना, इन्हीं के थ्रू वो अबुल फजल की डेथ करवा देता है, ठीक है, उनको किल करवा देता है। तो यहाँ पर इस बात से जो अकबर होता है उसको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि वो उसका बहुत ही खास मित्र था अबुल फजल। जो पीरियड होता है 1599 से 1605 का, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पीरियड होता है सलीम का और अकबर की लाइफ का, क्योंकि दोनों के बीच में हमने देख लिया कैसे हालात थे। उसके बाद जो अकबर की लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है कि जो उसका बेटा मुराद होता है उसकी भी डेथ हो जाती है, वो भी मारा जाता है, दानियाल भी मारा जाता है। और जो मानबाई होती है, मानबाई कौन है, वो जो जहांगीर है, ठीक है ना, उसकी वाइफ होती है मानबाई, ठीक है ना, वो भी सुसाइड कर लेती है। अब जब अकबर को लगता है कि परिवार बड़ा ही मतलब जो जहांगीर होता है, सलीम होता है, उसको लगता है कि परिवार तो बड़ा ही टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ फील होता है और वो फिर वापस से अकबर के पास आता है आगरा में, वो सॉरी फील करता है और जो अकबर होता है वो उसको माफ़ भी कर देता है, ठीक है। अकबर की डेथ की बात करें तो 1605 में, उसके पास एक साल बाद ही, जब वो सलीम को माफ़ कर देता है, उसके एक साल बाद ही 1605 में एट द एज ऑफ द 63 जो अकबर होता है उसकी जो तबीयत होती है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसकी डिसीज़ हो जाती है, उसे डायसेंट्री, ठीक है ना, अतिसार बोलते हैं इसको डिसीज़ को। तो अगर कोई पूछे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अकबर की जो मृत्यु है वो कैसे हुई थी, तो उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, इसको बीमारी हो जाती है डायसेंट्री की, जिस वजह से जो अकबर है उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर वो पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाता है और कुछ ही हफ्तों में इस बीमारी के चलते उसकी डेथ हो जाती है 27 अक्टूबर 1605 में, और कहाँ पर होती है, फतेहपुर सीकरी में होती है, और यहीं पर ही इसको बरिड कर दिया जाता है। इसका जो हम कहेंगे जो मज़ूलियम है, इसका जो मकबरा है वो यहीं पर ही आपको सिकंदरा आगरा में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, कब डेथ हुई, 1605 में डेथ हुई, ठीक है। और यहाँ पर अकबर किस वजह से बीमार था, क्योंकि उसको डिसीज़ हो गई थी डायसेंट्री, और इस वजह से वो रिकवर नहीं कर पाता है और कुछ ही हफ्तों में चलते हुए इस बीमारी के उसकी डेथ हो जाती है। और मकबरा कहाँ पर है उसका, आगरा में ही है। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो मैंने अकबर की द्वारा जितनी भी लड़ी गई थी उसके थ्रू जितनी भी इंपॉर्टेंट बैटल्स थी, कैंपेन थे, मैंने आपको एक एक करके सारे समझाने की कोशिश कर दी गई है, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर आप इस लेक्चर को पढ़ लोगे तो आपको फिर भी जो बाकी बुक्स है खैर वो तो पढ़नी ही चाहिए, लेकिन हाँ इस लेक्चर में मैंने इतना आपको अच्छे से समझा दिया है कि जो आपका बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है, और जो इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास किसी भी एग्जाम पेपर से डील करने के लिए, तो वो सारी भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर डालने की कोशिश करी है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।